सो हेलो गाइस, फिर से आ गया आप लोगों के पास। एक्चुअली आप लोगों का प्यार इतना था कि मुझे फिर से आना ही पड़ गया। वो पिछले वीडियो मैंने बनाया था कि कुछ गाइडेंस दे दूं सबको, बट उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस आया कि और उसके नीचे इतना कमेंट्स था, लोगों का इतना प्यार भरा था कि मुझे ये एक और वीडियो बनाने आना ही पड़ा। सो ये है कि मैं इस वीडियो में जो आपके उसके जो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स मिले हैं और अलग अलग जगह पे जो मुझे डाउट्स मिले हैं, वो मैं एक एक करके मैंने नोट कर लिया है। और वो मैं आपको बताऊंगा और डाउट्स बताऊंगा, उसका सोल्यूशन जो मेरे हिसाब से सही है वो मैं बताऊंगा। और इससे ये होगा कि किसी एक का डाउट है तो और उसका मैं आंसर अगर रिप्लाई में कर दूं तो सिर्फ उसका जो डाउट है वो क्लियर होगा। बट इस वीडियो के थ्रू ये होगा फायदा कि एक डाउट से बहुत लोगों का फायदा होगा। मैंने एक एक करके डाउट्स नोटिस किए हैं, नोट किया है मैंने, सॉरी। ये पहला डाउट है कि सर पीएसयू इंटरव्यू स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर दो। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी जो पीएसयूज का होता है, ये वैसे ये सही मूवमेंट तो नहीं है, तो इस पे वीडियो वैसे गेट एग्जाम के बाद बनाना ज़्यादा सही रहेगा। बट मैं एक साथ शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीएसयू का इंटरव्यू देने में बहुत मज़ा आता था, मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आता था और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता था। क्योंकि जो इंटरव्यू का एक चीज़ होता है वो होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो इसमें है ही नहीं। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो आप जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे आप रेगुलरली बात करते हो, वो आपको एकदम फ्री छूट है कि आप हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके बात करो। दूसरा चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। तो उसके लिए जो एचआर के क्वेश्चंस है और वो टेक्निकल क्वेश्चंस है, दो पार्ट में उनको डिवाइड करके ये दोनों को प्रिपेयर करना होगा सेपरेटली। इससे क्या होगा कि जो एचआर के जो क्वेश्चंस है वो आपको नोट करना है एक कॉपी में, और उसके लिए अगर आप चाहो तो दो अलग अलग कॉपी बना लो। और क्वेश्चंस जो रेगुलरली पूछते हैं, आपको कोरा से मिलेगा, आपको यूट्यूब से मिलेगा, अलग अलग जगह से आपको करना है, क्वेश्चंस उठाना है और जो आपका आंसर होगा वो लिखना है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। तो आप अपने आप से पूछो कि मेरे को ये कंपनी क्यों चाहिए, और जो सच है कि आपको इस कंपनी में आके बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत सारा सैलरी ग्रोथ मिलेगा, वो सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हो इस एचआर के क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा है कि ये आप कर लिया। उसके अलावा एक्सक्यूज मी गाइस। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी में अच्छा टेक्निकल के बात आता है। तो टेक्निकल जो है, आपको जो कोर है सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है इंटरव्यू के लिए। और वो भी आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स और जो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, डेफिनेशंस, वो सबको करना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो आपको इंटरव्यू का क्वेश्चंस आप निकालोगे, या खुद से थोड़ा थोड़ा ऐसा न्यूमेरिकल से हट के थोड़ा सा अलग से टेक्निकल का प्रिपेयर करोगे लिख लिख के। तो ये था पहला डाउट। दूसरा डाउट था कि क्या मैंने आईएन के साथ साथ ईसी का भी टेस्ट सीरीज दिया था। हाँ यार, मैंने दिया था। मैं वैसे ईसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं था। ईसी देने का मेरा ये मोटिव था कि मेरे को अगर एमटेक का कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे को कभी चाहिए होगा तो ईसी से ज्यादा मिलेगा। तो मैं ऐसे दोनों का फॉर्म भरा था, बट जब एक्चुअली शेड्यूल आया एग्जाम का तो ऐसा हुआ कि मेरा ईसी और आईएन का एग्जाम एक ही दिन में पड़ा। मतलब 4 नून में मुझे आईएन का पेपर, ईसी का पेपर देना था, और आफ्टरनून में मुझे आईएन का पेपर देना था। तो शुरू में तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया कि यार 6 घंटा कैसे मैं लिखूंगा, बट मैं वो चीज़ को एज अ चैलेंज लिया। और ये मुझे टेस्ट सीरीज में से ही वो प्रैक्टिस करते आ रहा था कि मैं पहले सुबह ईसी का पेपर देता था, फिर 2 घंटा रेस्ट लेता था, फिर मैं आईएन का पेपर देता था। तो ऐसा प्रैक्टिस बना रहा। 6 घंटा लिखने का मैंने प्रैक्टिस रखा टेस्ट सीरीज में। वैसे आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको अलग अलग वीक है तो आपके लिए चिल है। बट मेरे इसमें तो ऐसा था। लेकिन इससे ये फायदा हुआ कि क्योंकि मेरा आईएन का पेपर बाद में था, तो ईसी का पेपर में मैंने वो जो गेट का पेपर देने का जो इंटरफेस था, वो डर मेरा खत्म हो गया। तो ये एक फायदा मेरे को बहुत वो आईएन के पेपर में बहुत रिफ्लेक्ट हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली गया था आईएन का पेपर लिखने के लिए, और जो जो गलतियां ईसी में करके आया वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। ये था। भैया आपके टेस्ट सीरीज में जो कि मेडिसी का मैं लिखता था, उसमें कितने मार्क्स आते थे? तो ये मेरे मार्क्स जान के आप लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट मैं फिर भी एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। तो मैं शुरू शुरू में ऐसा 40 मार्क्स के आसपास आता था, 40 to 50। ठीक है, बट धीरे धीरे मैं इंप्रूव किया, 50, 55, 60 तक गया। एडवांस टेस्ट सीरीज जब लिखना शुरू किया तो वापस वो घट के 40, 45 में चलने लगा। बट फिर मैं जब मॉक टेस्ट लिखता गया तो 60 पहुंचा, 65 तक पहुंचा था, और इससे 65 से ऊपर नहीं पहुंच पाया। फिर मैं एक काम किया था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था मैंने उसको लाइन से सॉल्व किया था, और वो क्योंकि रेलेवेंट रहता है गेट से ही, तो उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर करके गया था। तो समझ लो आप उसमें मेरे को 75 मार्क्स आए थे। तो मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज में शुरू से बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट वो कांस्टेंट उसके ऊपर काम करते करते वो मार्क्स बढ़ते गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि भैया मेरा पेपर मॉर्निंग में है एंड आई फील डिफिकल्टी इन स्लीपिंग अर्ली इन नाइट। तो बहुत लोग का ये है, तो जिससे मेरे को सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं? तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एक इंजीनियर के लिए, कि हम लोग ऐसे रात में लेट तक जगने का आदत रखते पढ़ते हैं, लेकिन सुबह में पेपर है तो उसको क्या ऐसे ओवरकम करें? देखो भाई, ये एक चैलेंज है, लेकिन जिस चैलेंज को जो ओवरकम करेगा वो एक्चुअली विजेता होगा। तो ये चैलेंज एक्चुअली में जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है उसको आपसे अलग कर देगा। तो ये एक इसको आपको पूरा करना है। कैसे करना है बताता हूँ। उसका स्ट्रैटेजी मैं जो अपनाता था वो सिंपल था, कि मैं जब भी ऐसे 4 रूम का पेपर लिखना होता था तो सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी उठना है तो आपको गेट एग्जाम में भी सुबह जितने बजे उठना है उतने ही बजे आपको एक्चुअली टेस्ट सीरीज लिखने के समय भी उठना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको जल्दी सोना है, लेकिन जल्दी तो नींद आएगा नहीं। तो एक दिन आप काम करोगे कि आप लेट से सोओगे 2 बजे रात को। उसके अगले दिन आप क्या करोगे, जबरदस्ती अलार्म लगा के, चाहे हिट एंड ट्रायल जो से भी करना है आपको, कुछ भी मेहनत करके आपको 6 बजे 7 बजे उठना पड़ेगा। उठोगे, अब बहुत थके रहोगे, नींद में रहोगे, लेकिन फिर भी आपको उस पूरा दिन को बिताना है। आपको एकदम कहीं कुछ भी वो सोने का जरूरत नहीं है, दोपहर में भी कुछ भी। फिर आप रात में डायरेक्ट जाके सोने जाओगे, आपके पास आंख में नींद भरा हुआ रहेगा। फिर आपको जल्दी नींद आना शुरू होगा, 2 बजे की जगह 1 बजे सोओगे, 12 बजे सोओगे। ये चीज आप जल्दी उठो तो उसके बाद अपने आप जल्दी सोने का आदत लग जाएगा। तो ये आपको 2-3 दिन 4 दिन आपको जल्दी उठने का आदत डालना पड़ेगा, जिसके कारण वो जल्दी सोने का भी आदत हो जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली आपका जो टाइम था सोने का वो शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। तो ऐसे आप कर सकते हो। दोपहर में थोड़ा बहुत खेल लोगे, थोड़ा बहुत रनिंग कर लोगे, जिमिंग कर लोगे, जंपिंग कर लोगे, तो इससे ये होगा कि आपका बॉडी और थक जाएगा, तो जल्दी नींद आने का चांसेस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मेक अ वीडियो ऑन रैंक वर्सेस मार्क्स फॉर IN गेट 22 एंड PSU कट ऑफ फॉर IN गेट 22। तो ये एक मतलब ऐसा आइडिया के लिए, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया रिवील नहीं होता है एक्चुअली में, क्योंकि किसको कितना आया मैं अपना बता सकता हूँ सिर्फ। सो IN गेट में मेरे गेट 21 में 65 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरा रैंक 98 है। तो आप ऐसा समझ लो कि अंडर 100 रैंक लाने के लिए 65 मार्क्स, एक 65 से ऊपर लाना होगा अगर IN गेट का देख रहे हो तो। इसके अलावा इस गेट 22 में क्या हुआ, अच्छा गेट 21 का टॉपर का जो मार्क्स था वो 79 मार्क्स था, ठीक है। और रैंक 3 का जो मार्क्स था 78 मार्क्स था, और मेरा 98 रैंक पे 65 मार्क्स था। तो ऐसा था। गेट 22 में क्या हुआ कि मैं सोचा कि यार 79 मार्क्स टॉपर का है, तो क्यों ना मैं उससे ऊपर लाऊंगा तो रैंक 1 भी हो सकता हूँ। तो इस बार क्या हुआ, मैंने 80 मार्क्स कैलकुलेट करके लेके आया। मैं बहुत खुश था कि मैं बहुत अच्छा इस बार तो पिछले साल के टॉपर से भी ज्यादा मार्क्स लाया हूँ। बट एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक 1 तो कुछ दूर का बात है, मेरा रैंक 20 था। जिसका रैंक 1 था उसका मार्क्स 91 के आसपास था। तो ऐसा ईयर टू ईयर वेरी करता है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी पेपर। तो लेकिन आपको वैसे रैंक से उतना मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा मार्क्स लेके आओगे जो कि 70 से ऊपर रहेगा, तो आपको आराम से कोई भी PSU में मिलेगा। PSU का कट ऑफ वैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आजकल जो PSU आ रही है बहुत नीचे तक भी बुलाते हैं। अगर आपको गेट में 50 मार्क्स से ऊपर है, IN में इवन 40 मार्क्स भी है, रिजर्वेशन है, तो उसके भी नीचे जा सकते हो, तो शॉर्ट लिस्ट आप हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए भी आप 50 के ऊपर मार्क्स लाओगे तो आपका, अगर अच्छा इंटरव्यू दोगे तो 50 के ऊपर मार्क्स से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। मेरा 1-2 एग्जांपल है, मेरे दोस्तों ने इंडियन ऑयल क्रैक किया हुआ है, और भी अलग अलग EIL क्रैक किया हुआ है जिसका मार्क्स कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रैक किया। 50 मार्क्स के ऊपर लाओगे हो जाएगा, ये खुशखबरी है एक्चुअली। लेकिन आप टारगेट करो कि आप 70-80 मार्क्स लाओ, जिससे जिस PSU में अप्लाई करो उसमें आपका शॉर्टलिस्ट आपसे आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आपका इंटरव्यू खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि गेट का मार्क्स सबसे ज्यादा होता है एज एक PSU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कितना देना चाहिए गेट एग्जाम से पहले? तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जितना मन है उतना दे दो। एक बताता हूं मैं, एक मिनिमम आप 7 दो और मैक्सिमम 15। ये दोनों के बीच में आप कुछ भी टेस्ट सीरीज लिखोगे तो ऑप्टिमम है। 15 से ऊपर लिखोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। 7 से कम लिखोगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो 7 से 15 के रेंज में मैंने पर्सनली 10 या 11 टेस्ट सीरीज लिखा था। तो आप भी ये कर सकते हो, एनफ होता है। बाकी का टाइम जो होगा वो आपको रिविजन करने में देना है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया टेस्ट सीरीज में सिर्फ 40 मार्क्स आ रहा है, और क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जा रहा है इनके हड़बड़ी के चक्कर में। और एक बात है कि जब स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन नहीं बनता है और टाइम भी डिक्रीज होता है, तो देख के लगता है कि क्वेश्चन पेंडिंग है, जिसके कारण टेंशन हो जाता है। तो
ये एक जनरल डाउट है जो टेस्ट सीरीज में होता है, आपको गेट एग्जाम में भी होगा। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि शुरू में आपको अपना टाइमर को नहीं देखना है, ठीक है। टाइमर को आप 1 घंटे के बाद ही मतलब नोट करना शुरू करोगे। 1 घंटे तक आप बिना टाइमर के थोड़ा थोड़ा अपने पेस पे सॉल्व करोगे। शुरू में आपका फ्लो नहीं बना हुआ रहता, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाओगे तो बिना फ्लो के क्वेश्चंस बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एक स्ट्रैटेजी है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो फ्लो में बनाते जाना है। उसके लिए फ्लो लाने के लिए क्या करोगे, आप शुरू में इजी क्वेश्चंस को ढूंढोगे। इजी मतलब ऐसा क्वेश्चंस जो आपसे तुरंत बने, आपको आता हो, आपने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया हो, मतलब जो पैसे का क्वेश्चंस रिपीट आया है। जो अभी सोच के सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, उसको स्किप करेंगे। जो जो आता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बनते जाएगा, कॉन्फिडेंस बनते जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो आपको सोचने वाला क्वेश्चन है उसमें आप सोच भी पाओगे और उसको फाइनली आप सॉल्व भी कर पाओगे। और इससे ये होगा कि आप जो टाइमर का प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सकते हो और क्वेश्चंस बनते जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप 1 घंटे के बाद टाइमर देखना, उसके जितना टाइम बचा और जितना क्वेश्चन बचा उस हिसाब से फिर अपना क्वेश्चंस का स्पीड को आप चेंज करना। पहले 1 घंटे में टाइमर को इग्नोर करने का है, ठीक है। पेपर को अटेम्प्ट करने का एक बार प्रोसीजर बता सकते हो भैया? तो ये एक क्वेश्चन है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो अटेम्प्ट करने का यही है कि जो अभी मैंने जस्ट पीछे में बताया कि आपको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है इजी वाले, उसको सॉल्व करते जाना है, जिसके कारण फ्लो बनेगा। उस फ्लो के कारण आपको सोचने वाले क्वेश्चंस भी बनेगा। जो क्वेश्चंस आपको आता है लेकिन लेंदी है उसको आपको पर्पल मार्क करके आगे बढ़ जाना है, मतलब रिव्यू करके। और जो आपको क्वेश्चंस ऐसा है जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, डर लग रहा है, तो उसका रेड छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसके बाद जब आप एक एक चीज इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करते समय कि आपको 1 से लेकर 65 तक क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाना है और आपके हाथ में टाइम होना चाहिए 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। भले उसमें से कितना भी क्वेश्चन आपका बीच का छूटा हो, लेकिन आपको गो थ्रू पूरा पेपर करना है। इसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा एक राउंड, तो आप मार्क्ड जो पर्पल मार्क्ड है, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड वाले पे क्वेश्चंस को जाओगे, उसको सॉल्व करोगे। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सोचने पे बन जाएंगे, या तो कुछ ऐसे नेटवर्क थ्योरी या मैथ्स के सवाल होंगे जो आपको पता है कैसे बनेगा, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग है। उस क्वेश्चंस को जो आप स्किप करके आए थे पर्पल मार्क के, उसको सॉल्व करोगे। उस पर्पल मार्क वाले में से भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ फिर भी छूट जाएंगे। फिर आप जाओगे रेड वाले पे, रेड वाले क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने उसके ऊपर सोचोगे, ध्यान दोगे, उस रेड वाले में से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर आप जाओगे वापस पर्पल वाले में, फिर उसको कोशिश करोगे सॉल्व करने का, ठीक है। फिर वापस रेड वाले में जाओगे, ऐसे एक स्विच करते करते क्वेश्चन अब धीरे धीरे एक एक करके एलिमिनेट करते जाओगे। और फिर फाइनली जब कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो एक लास्ट का 15 मिनट में वो वाला क्वेश्चन आप देखना कि मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड टिक्ड। तो टिक्ड वाला जो टिक्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन होता है वो एकदम लास्ट में देखने का है, क्योंकि वो अगर एक्चुअली आपसे छूट भी गया फिर भी आपने टिक कर चुका है ऑलरेडी। तो मेरे साथ ये होता था 80% केसेस में वो सही टिक करके रखता था, बस मेरे मन में ही डाउट रहता था कि उसको रिव्यू करना है। बाकी आप वो लास्ट में के लिए बचा के रख सकते हो। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे बार बार एक ही क्वेश्चन को देखने से भी, एक क्वेश्चन को लगातार बहुत देर तक देखने से भी ये आपको माइंड आते हैं, माइंड में थॉट्स आते हैं कि कैसे सोल्यूशन होगा। तो ये आप माइंड स्ट्रेटेजी अपनाओ। इसके बाद है सर फिर PYQs अभी नहीं लगाए क्या? वो भी कैसे लगाए, मतलब क्योंकि जनवरी आ गया है, तो क्या टेस्ट सीरीज के बीच में 2 दिन जो बीच का टाइम है उसमें PYQs लगाना है कि नहीं? तो देख भाई, PYQs वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो तुमको अभी तक दिसंबर तक जो पढ़े हो उसको लगाते आना चाहिए था। जो आप नहीं अगर लगाए हो तो आपको उसका खामियाजा जरूर भुगतने मिलेगा। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट। लेकिन स्टिल अब क्योंकि अब हाथ में कुछ बचा नहीं है, जनवरी का महीना आ गया है, तो PYQs के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। टेस्ट सीरीज को भले ही थोड़ा कम कर दो, लेकिन PYQs एटलीस्ट लास्ट के 5 साल के हर चैप्टर के क्वेश्चंस बना जाओ, या जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार आ रहे हैं उसको बना जाओ। क्योंकि वही सब क्वेश्चंस कई बार रिपीट होता है, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट होगा एग्जाम में। मतलब जो प्रीवियस ईयर का 30% सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बाकी सब जो होता है नए क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वो चीज जो पहले से रिपीट हो रहा है उसको तो सॉल्व करके ही आना है। तो PYQs आपको ध्यान पहले से ही देना था वैसे तो, लेकिन अभी भी चांस है रिवीजन करना है तो उस PYQs को इनकलकेट करो अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी में, तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स बचा लोगे। वरना बिना PYQs के मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि गेट एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो एक डाउट और था अपने एक भाई का कि सर अभी मैं पीछे के सब्जेक्ट्स बहुत सारे भूल चुका हूँ, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा सही तरीके से।
सो सर टेस्ट दिया फिर भी मतलब उसके किसी चैप्टर में फंस गया तो उसको कैसे रिवाइज कर लूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक करूँ या क्वेश्चन को करूँ। और PYQs नहीं लगाया तो क्या टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे? देख भाई, PYQs लगाना तो मैंने बता ही दिया कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर PYQs लगाना था तुमको, तो वो मैं बता दिया PYQs में क्या करना है। अब है कि भाई पीछे का टॉपिक्स भूल गया तो क्या करना है? देख भाई, पीछे का टॉपिक्स तुम भूलोगे ये तो फिक्स है, तो शुरू के टेस्ट सीरीज में तो पीछे का भूल जाओगे, कम मार्क्स आ गए, इसी वजह से कम मार्क्स आ रहा है। लेकिन जो बीच बीच का 2 टेस्ट सीरीज के बीच में जो 2 दिन का बीच का गैप होता है, उसमें आपको पीछे के टॉपिक रिवाइज करते जाना है। कैसे रिवाइज करोगे? तो जो टेस्ट सीरीज में गलती की हो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देके, और उस मतलब अब सब्जेक्ट पकड़ोगे, उस सब्जेक्ट में बस वो टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है जो जो टेस्ट सीरीज में आपने गलती की है, और बाकी सब टॉपिक्स को थोड़ा ऊपर ऊपर से ही गो थ्रू करना है। जो आपको याद है उसको वापस रिवाइज नहीं करना, जो भूल रहे हो उसको रिवाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये करना है। पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, और पर्टिकुलर उसके इर्द गिर्द के जैसे टॉपिक पे रिवाइज किए, उसके वो टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड है, जिस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जो आप भूल चुके हो अगर, तो उसको रिवाइज करोगे। फॉर्मूला जो मेमोराइज करने वाला फॉर्मूला है, जैसे कर्ल का फॉर्मूला होता है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, कुछ कुछ रटने वाला चीज भी होता है, बहुत सारा चीज इंस्ट्रूमेंटेशन में इतना सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रिंसिपल, तो सब चीज जो रटने वाला है उसको थोड़ा बार बार रिवीजन करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स का पूरा कॉन्सेप्ट है या नेटवर्क थ्योरी है, वो आप भूलोगे कम, वो क्योंकि प्रैक्टिस का चीज है, तो वो मेरे हिसाब से उस पर कम रिवीजन देके जो रटने वाला चीज है उस पर ज्यादा ध्यान दो। और लास्ट आते आते छोटा छोटा सब्जेक्ट्स जो है लास्ट में रिवाइज करो, जो जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इजी सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग हो सकता है, तो वो सबको आप रिवाइज करो बाद के लिए। तो लास्टली ये कहती है कि कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, कैसे कॉन्टैक्ट करूँ डाउट्स पूछने के लिए इससे रिलेटेड। तो ऐसे में सब सोशल मीडिया पे हूँ, बट मैं थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखता हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए जो डाउट का प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया वो है लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं लिंक्डइन पे रिप्लाई करूंगा। तो मैं लिंक्डइन का जो मेल आईडी है ऐसे नीचे में डाल दूंगा। ठीक है, तो सॉरी, वो जो प्रोफाइल का लिंक है, तो आप उस पर जाके मेरे को फॉलो कर लेना, और आपको जो डाउट्स है वहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो और क्वेश्चंस तो नहीं है, तो मैं ट्राई किया कि आप लोगों को सारे से सारे क्वेश्चंस को मैं ऐसा केटर कर सकूं, जस्टिफाई कर सकूं। वैसे भी इतना छोटा सा वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं आज थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ। बट आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार करें इस वीडियोस को, तो मेरे को आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। और आप अगर कोई और वीडियोस चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट नीचे कर दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और इस तरह से वीडियोस को देखते रहें, अपने लाइक्स कर देना, है ना। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स अच्छे से पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट जरूर करना, है ना। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जब भी मेरे से गाइडेंस चाहिए होगा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। चलो बाय बाय।